नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री में। दोस्तों, ये अपनी हिंदी की सीरीज की आज की 8वीं वीडियो होगी। इससे पहले 7 वीडियो में हम वर्णमाला आपकी कंप्लीट कर चुके हैं। वर्णमाला टॉपिक, जिस वर्णमाला टॉपिक में हमने 52 वर्णों के बारे में समझा सही से। 52 वर्णों के बाद हमने इसमें वर्ण विच्छेद को सही से समझा। और जो आपकी लास्ट वीडियो थी दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार किस प्रकार शब्दों को क्रम में लगाया जाए, जो एक नई चीज है। अभी हाल ही में जो भी एग्जाम हो रहे हैं वहां से क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है। मुझे उम्मीद है आप सबकी समझ में आया होगा। यदि वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट बच्चों रह जाता है तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, ठीक है। आज की जो अपनी वीडियो होगी हम उसी क्रम में आगे चीजों को बढ़ाएंगे। बच्चों, जब हमने शुरुआत की थी पहली वीडियो से, तो पहली वीडियो में हमने समझा था कि हम आपका व्याकरण की शुरुआत करेंगे और व्याकरण को हम 3 पार्ट में बांटकर बच्चों पढ़ते हैं। जिन 3 पार्ट में से पहला पार्ट था आपका वर्ण विचार, वर्ण के बारे में। दूसरा था आपका शब्द विचार और तीसरा था आपका वाक्य विचार। वही एक हमने इसमें पद विचार भी बच्चों देखा था। लेकिन मुख्यतः ये 3 हम पढ़ेंगे, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। यदि इन 3 में से बच्चों बात करें तो वर्ण विचार अपना कंप्लीट हो चुका है। आज जो शुरुआत की जाएगी वो शब्द विचार की शुरुआत की जाएगी। यानी अब प्रारंभ होगा शब्द के बारे में समझना। शब्द कौन से होंगे और किन किन शब्दों के बारे में हमें पढ़ना होगा, वह शब्द क्या होगा। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखिए, आज हम शुरुआत करेंगे आपका शब्द विचार की। और यदि शब्द विचार की बात करें तो सबसे पहले बच्चों हम यही समझेंगे कि शब्द आपका कितने प्रकार का होगा। तो बच्चों हम 2 प्रकार के शब्द आपके देखते हैं। एक शब्द आपका होता है सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, और एक आपका बच्चों शब्द होता है आपका निरर्थक शब्द। तो यदि हम बात करें सार्थक शब्द व निरर्थक शब्द, हमने देखा कि शब्द 2 प्रकार के हैं, एक निरर्थक शब्द और दूसरा आपका एक सार्थक और निरर्थक, ठीक है। सार्थक का क्या अर्थ होगा? सार्थक जो शब्द है साधन अर्थ से मिलकर बना है और साधन अर्थ का अर्थ होगा साधन अर्थ। यदि इसकी बात करें तो ये साधन अर्थ से मिलकर बना है, साधन अर्थ। इसका अर्थ होगा कि अर्थ के साथ, सार्थक, सा अर्थ यानी कि अर्थ के साथ। तो जो शब्द आपके ऐसे होंगे जिनसे अर्थ ग्रहण किया जाएगा वो शब्द आपके सार्थक शब्द कहलाएंगे। वही यदि निरर्थक की बात करें तो निरर्थक के अंतर्गत वो शब्द होंगे जिनका अर्थ ग्रहण नहीं किया जाएगा या जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होगा। चलिए समझते हैं और साथ साथ में आप लिखते चलिएगा बच्चों। यदि बात करें हम सार्थक शब्द की, तो सार्थक शब्द वो शब्द होंगे जिन शब्दों का कुछ न कुछ, जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ ग्रहण किया जाए, अर्थ ग्रहण किया जाए, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ ग्रहण किया जाए, क्या कहलाएंगे? आपके सार्थक शब्द कहलाएंगे। जैसे यदि बात करें उदाहरण के तौर पर, जैसे हमने बात की, एक शब्द होगा आपका चाय। चाय शब्द आपका सार्थक होगा क्योंकि चाय से एक अर्थ ग्रहण होता है। किसका? चाय का। हम समझते हैं बच्चों, देख सकते हैं। या आप इस प्रकार सोच सकते हो, जैसे शब्द आपके सामने आया चाय, एक शब्द आपके सामने आया रोटी, एक शब्द आपके सामने आया मकान। चाय, रोटी, मकान। एक शब्द आपके सामने आया बच्चों कपड़ा। तो जो शब्द आपके सामने है ना, सार्थक शब्द वो होगा जिस शब्द के बारे में सोचते ही आप अपने मन में एक इमेज बना पाए उसके प्रति। यानी आप एक इमेज बना पा रहे हो। यदि आप चाय की बात करते हो तो चाय की एक इमेज हम बना पाएंगे बच्चों। चाय सभी बच्चों ने पी होगी, रोटी, मकान और कपड़ा। और यदि हम बात करें निरर्थक शब्द कौन से होंगे, तो निरर्थक शब्द होंगे जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। तो ऐसे शब्द होते ही क्यों हैं कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। देखिए, यदि हम बात करें चाय की, तो चाय हम बोल देते हैं कई बार चाय वाय। तो हम जो चाय तो पी सकते हैं लेकिन क्या वाय पी सकते हैं? नहीं। तो चाय सार्थक और वाय निरर्थक। उसी प्रकार बात करेंगे रोटी,
तो बोल देते हैं कई बार कि रोटी वोटी। तो जो आप ना जब ये दो शब्द एक साथ आपके सामने लाए जाए कि रोटी वोटी, तो आप रोटी की तो इमेज बना पा रहे होंगे लेकिन वोटी की इमेज नहीं बना पाएंगे बच्चों। तो वोटी शब्द होगा आपका निरर्थक शब्द। इसी प्रकार मकान, मकान हो जाएगा आपका मकान वकान। वकान क्या होगा मुझे तो नहीं पता बच्चों, आप लोग देख लीजिएगा। कपड़ा, कपड़ा से हो जाएगा कपड़ा वपड़ा। इस प्रकार के शब्दों का हम कई बार प्रयोग करते हैं और ये शब्द आपके क्या होंगे बच्चों, निरर्थक शब्द होंगे। देखिए हमने शब्द वर्गीकरण की शुरुआत की और शब्द विचार की। शब्द विचार के आधार पर दो प्रकार के शब्द, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो शब्द होंगे जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ ग्रहण किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो लेकिन कुछ अर्थ हो। और यदि निरर्थक शब्द की बात की जाए तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात बात करें चाय वाय, एक साथ बोल देते हैं कि हमारे लिए लाइए आप चाय वाय, तो चाय तो आ सकती है, क्या वाय ला जा सकती है? नहीं। रोटी वोटी चाहिए, रोटी तो मिल जाएगी, वोटी कहां से मिलेगी? मकान वकान, मकान होगा वकान कहां से होगा? तो जो इस प्रकार के शब्द होंगे निरर्थक शब्द होंगे और जो इस प्रकार के शब्द होंगे वो सार्थक शब्द होंगे। मुझे उम्मीद है आप बच्चों शब्द समझ पाए होंगे कि सार्थक क्या होगा और निरर्थक क्या होगा। अब हमें पढ़ना किसके बारे में है? तो बच्चों इनमें से हमें सार्थक शब्दों के बारे में पढ़ना है। हमें आज पढ़ना होगा सार्थक शब्दों का वर्गीकरण। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। और ये कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है क्योंकि यहां से हम सीख पाएंगे व्याकरण के अंतर्गत जितनी भी चीजें पढ़ते हैं उनकी एक आपकी स्ट्रक्चर आपके सामने बनके तैयार हो जाती है। और जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वहां से बच्चों डायरेक्टली क्वेश्चन भी उठाए जाते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न भी उठाए जाते हैं। वो मैं आपको साथ साथ बताकर चलूंगा कि प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न वहां से कैसे उठाए जाते हैं। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। तो जो अपनी हेडिंग होगी सार्थक शब्दों का वर्गीकरण। सार्थक शब्दों का वर्गीकरण, ये जो सार्थक शब्दों का वर्गीकरण है इसे हम चार प्रकार से करते हैं। सार्थक शब्दों का वर्गीकरण समझकर चलेंगे चार प्रकार से। कौन सा होगा? यदि सबसे पहली बच्चों हम बात करें तो सबसे पहले जो शब्द होंगे वो आपके अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, यानी पहला जो वर्गीकरण होगा वो अर्थ के आधार पर होगा। दूसरे वर्गीकरण की यदि बच्चों हम बात करें तो दूसरा जो वर्गीकरण होगा वो आपका संरचना, संरचना या बनावट, संरचना या बनावट, संरचना बनावट या व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का अर्थ होगा विशेष उत्पत्ति, संरचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण होगा, के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 3 का बच्चों जो वर्गीकरण होगा आपका, ये आपका वर्गीकरण होगा इतिहास, इतिहास के बाद उद्गम, इतिहास उद्गम स्रोत के आधार पर वर्गीकरण, के आधार पर। और लास्ट की बच्चों यदि हम आपका बात करेंगे, लास्ट की यदि हम बात करें तो लास्ट जो वर्गीकरण होगा ये होगा आपका रूप या प्रयोग, रूप या प्रयोग के आधार पर। तो सार्थक शब्दों का वर्गीकरण हम देख रहे हैं और सार्थक शब्दों का वर्गीकरण बच्चों चार प्रकार से किया जाएगा। पहला होगा अर्थ के आधार पर, दूसरा होगा संरचना बनावट व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा होगा इतिहास उद्गम स्रोत के आधार पर और चौथा होगा रूप प्रयोग के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यही पता होना चाहिए कि वर्गीकरण आपका चार प्रकार से होगा। यदि बात करें अर्थ के आधार पर शब्द बच्चों आपके चार प्रकार के होंगे, यहां से प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। संरचना बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होंगे, इतिहास उद्गम स्रोत के आधार पर 4 प्रकार के होंगे और रूप या प्रयोग के आधार पर बच्चों शब्द आपके 2 प्रकार के होंगे। ठीक है, हमने शुरुआत की सार्थक शब्दों का वर्गीकरण और सार्थक शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से करेंगे। पहला अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के शब्द, संरचना बनावट व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के शब्द, इतिहास उद्गम स्रोत के आधार पर 4 प्रकार के शब्द, रूप व प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होंगे। अब देखते हैं किस वर्गीकरण के अंतर्गत आपके कौन कौन से शब्द आएंगे। यदि हम बात करें सबसे पहला होगा आपका अर्थ के आधार पर,
और यदि हम अर्थ के आधार पर शब्दों की बात करें तो बच्चों सबसे पहला यहाँ आपका आएगा एकार्थी शब्द। अब एकार्थी शब्द का अर्थ क्या होगा वो भी हम समझेंगे। एकार्थी शब्द के बाद बच्चों दूसरा आपका यहाँ होगा अनेकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द मतलब एक अर्थ वाले शब्द और अनेकार्थी शब्द मतलब अनेक अर्थों वाले शब्द। नंबर 3 पर यदि बात करें तो नंबर 3 पर आपका होगा पर्यायवाची शब्द। और पर्यायवाची शब्द से आप सब लोग बच्चों परिचित होंगे, पर्यायवाची शब्द। लास्ट यदि बात करें नंबर 4 पर तो एक यहाँ होगा बच्चों आपका विलोम शब्द। तो ये तो आपके 4 मुख्यतः होंगे। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 4 मुख्यतः शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द व विलोम शब्द। वही बात करें बच्चों, 2 यहां हम अन्य भी लिखता है कि ये अन्य कौन से होंगे, इनको देखिए। एक तो बात करते हैं यहां हम शब्द युग्म की, शब्द युग्म जिसे हम क करके बच्चों लिखते हैं। शब्द युग्म समझेंगे धीरे धीरे कि शब्द युग्म क्या होगा। उसके बाद बच्चों क के बाद एक ख करके हम लिखते हैं जिसको बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। मुझे उम्मीद है बच्चों समझ पाए होंगे। ये पहला वर्गीकरण आपका होगा, अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होंगे। पहला एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। फिर आपका अन्य में आएंगे 2 शब्द युग्म और वाक्यांश के लिए एक शब्द। वैसे तो बच्चों मैं इनके बारे में परिभाषा के साथ आपको एक चीजें लिखवाऊंगा, लेकिन परिचय के तौर पर थोड़ा थोड़ा भी इनके बारे में आपको बता देता हूं। यदि हम बात करें ना अर्थ के आधार पर ये एकार्थी शब्द क्या होगा, देखिए एकार्थी शब्द मिलकर बनता है एक धन अर्थ धन ई से, अर्थात एक अर्थ वाला क्या कहलाता है, एकार्थी शब्द कहलाता है। ये वो शब्द होंगे जिनका मात्र एक ही अर्थ होगा, मतलब इनका दूसरा कोई अर्थ नहीं निकल सकता। जैसे यदि बच्चों बात करें घर शब्द होगा तो घर शब्द का अर्थ सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, घर ही होगा, ठीक है। जिस प्रकार हम कनक शब्द की बात करते हैं तो कनक शब्द का अर्थ होता है धतूरा, सोना, गेहूं, जबकि घर एक ऐसा शब्द है इसका मात्र घर ही अर्थ होगा। किताब का अर्थ मात्र किताब ही होगा। तो जो ऐसे शब्द होंगे जिनसे सिर्फ एक ही अर्थ ग्रहण किया जाएगा कहलाएंगे आपके एकार्थी शब्द। बेहद आसान है। फिर बात करते हैं अनेकार्थी शब्द क्या होगा। अनेकार्थी शब्द वो शब्द होंगे जहां एक शब्द से अनेक अर्थ ग्रहण किए जाएंगे, एक शब्द से अनेक अर्थ। जैसे शब्द आपका अभी बताया कि कनक शब्द है तो कनक का एक अर्थ होगा धतूरा, एक अर्थ होगा गेहूं और एक अर्थ होगा आपका सोना। तो कनक शब्द एक जैसा लेकिन 3 अर्थ ग्रहण किए गए तो ये अनेक अर्थ देने वाला शब्द कहलाएगा आपका अनेकार्थी शब्द। फिर बात करें पर्यायवाची क्या होगा। पर्यायवाची व अनेकार्थी में अंतर समझना बच्चों स्पष्ट है। अनेकार्थी शब्द वो होगा जो अनेक शब्दों के लिए एक जैसा शब्द प्रयोग होगा, अनेकार्थी। लेकिन पर्यायवाची वो होगा जो अनेक अर्थों के लिए एक अर्थ के लिए अनेक शब्द प्रयोग हो सकते हैं, वो कहलाएंगे पर्यायवाची। जैसे यदि बच्चों हम बात करें आपके अनेकार्थी की तो हमने शब्द लिखा आपका कनक, और कनक का अर्थ हम लिखते हैं कि जी गेहूं कनक का अर्थ होगा, गेहूं कनक का अर्थ होगा, ठीक है। गेहूं के बाद हम लिखते हैं कि धतूरा, धतूरा भी इसका अर्थ होगा, और उसके बाद हम लिखते हैं सोना भी इसका अर्थ होगा। ये एक ही शब्द के अर्थ होंगे, ठीक है, अलग अलग। ये गेहूं अलग चीज है, धतूरा अलग है, सोना अलग है, लेकिन इन सब के लिए कनक शब्द प्रयोग कर सकते हैं। जबकि यदि पर्यायवाची की हम बात करें, जैसे हमने बात की कि अग्नि की बात की या आग की बात की, तो आग के पर्यायवाची, आग का अर्थ भी आग है, ठीक है, और आग का दूसरा अर्थ जैसे हमने लिख दिया अनल, अनल का अर्थ भी क्या है, आग है। पावक का अर्थ भी क्या है, आग है। हुतासन, लोहितासव, हुदभूत। तो ये जितने भी शब्द लिखे जाएंगे सबका अर्थ मिलाकर आग होगा, जबकि यहां इनके अर्थ अलग अलग होंगे। तो यदि कहा जाए कि जो अनेक अर्थों के लिए एक शब्द अनेकार्थी और आपका अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ कहलाएगा आपका पर्यायवाची। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। फिर बात करें विलोम शब्द की, इसके बारे में समझाने की बच्चों आप लोगों को आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि विलोम का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा, अर्थात जहां उल्टा अर्थ बताया जाए विलोम शब्द कहलाएगा। उसके बाद यदि बात करें शब्द युग्म, तो शब्दों का एक ऐसा जोड़ा होगा जिसकी वर्तनी व उच्चारण लगभग एक जैसा होगा। वर्तनी, वर्तनी मतलब वो कैसे हम उसे लिखते हैं और उच्चारण कैसे उसको बोलते हैं, वो लगभग एक जैसा होगा, लगभग एक जैसा, परंतु उनके अर्थ आपस में कोई संबंध नहीं होगा, अर्थ बहुत दूर दूर होंगे, वो कहलाएंगे आपके शब्द युग्म। दरअसल हम उच्चारण में एक जैसा बोलते हैं, वो अपने बोलने के आधार का जो दोष है ना, बोलने का जो दोष है उसके कारण। नेक्स्ट देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द।
एक वाक्य होगा और उसके लिए एक शब्द बच्चों प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम बोलते हैं कि जो सब जानता हो उसको कहेंगे सर्वज्ञ, जो कम जानता हो उसको कहेंगे अल्पज्ञ, जिसका पति मर गया हो उसको बोलेंगे विधवा, और जिसकी पत्नी मर गई हो उसको बोलेंगे विधुर। तो ये इस प्रकार के आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द होंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट संरचना बनावट व्युत्पत्ति के आधार पर। यहां शब्द बच्चों 3 प्रकार के होंगे। पहले की यदि बच्चों हम बात करें, पहला होगा आपका रूढ़ शब्द, समझकर चलेंगे रूढ़ शब्द क्या होगा। फिर बच्चों दूसरा होगा आपका यौगिक शब्द, समझेंगे कि ये यौगिक शब्द कौन से होंगे। और यौगिक शब्द के बाद बच्चों आपका नेक्स्ट होगा आपका यौगिक के बाद होगा आपका योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो समझ के चलेंगे इनको भी कि योग रूढ़ शब्द क्या होगा। देखिए रूढ़ का अर्थ होता है मूल, अर्थात जो मूल अर्थ होंगे ना, जो मूल शब्द होंगे वही रूढ़ शब्द होंगे। दरअसल समझने की कोशिश की जाए तो रूढ़ शब्द वो होगा जिसका सार्थक खंड नहीं किया जा सकता। सार्थक यानी अर्थ के साथ इसके शब्द के ऐसे टुकड़े नहीं किए जा सकते जिन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हो, वो कहलाएगा आपका रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द जिसके सार्थक खंड किए जा सकते हो, जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले बच्चों, हमने एक शब्द लिख दिया आपका घर शब्द, तो क्या घर शब्द के ऐसे टुकड़े कर सकते हो, 2 टुकड़े जो दोनों के अर्थ निकलते हो। और एक शब्द हमने लिख दिया बच्चों आपका पुस्तकालय शब्द, पुस्तकालय शब्द। तो पुस्तकालय के आप टुकड़े कर दोगे बच्चों, 2 टुकड़े हो जाएंगे आपके। 2 टुकड़े क्या होंगे, पुस्तक और आल्य, पुस्तक और आल्य। और यदि बच्चों हम बात करें घर के कैसे टुकड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो घर तो आपका क्या होगा, रूढ़ शब्द होगा, और पुस्तकालय कैसा होगा आपका, यौगिक शब्द होगा। वही अगर शब्द की बात करें योग रूढ़ शब्द, तो बच्चों योग रूढ़ शब्द में आप याद रखोगे जो यौगिक तो हो यानी उसके टुकड़े तो सार्थक हो सकते हो, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ समझने के लिए उसे रूढ़ ही करना पड़े बच्चों, वो कहलाएगा आपका योग रूढ़ शब्द। आगे चलकर परिभाषा के साथ इसको लिखेंगे तो वहां आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से बच्चों समझ पाएंगे कि क्या योग रूढ़ होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, जो आपका नेक्स्ट वर्गीकरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्गीकरण देखिए, यदि हम बात करें इतिहास उद्गम व स्रोत के आधार पर, इतिहास उद्गम व स्रोत के आधार पर। चलिए बच्चों, तो इतिहास उद्गम स्रोत के आधार पर हम सबसे पहले देखते हैं बच्चों आपके तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। जब इनको परिभाषा के साथ लिखवाऊंगा ना बच्चों, तो हमेशा हमेशा के लिए तत्सम नाम की बीमारी का इलाज हो जाएगा। आप भविष्य में कभी नहीं भूल पाओगे कि कौन से शब्द तत्सम होंगे, कौन से तद्भव होंगे। उसके बाद बात करें तत्सम के बाद बच्चों होंगे आपके तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। और तद्भव के बाद आपका नंबर 3 पर याद रखते हैं देशज शब्द, देशज शब्द यानी जो अपने देश के शब्द हैं। और फिर वो आपके होंगे बच्चों विदेशज शब्द, विदेशज शब्द का अर्थ होगा जो शब्द हमने विदेशी भाषाओं से ग्रहण किए हैं। ये 4 मुख्यतः होंगे। वह यहाँ भी हम अन्य करके बच्चों लिखते हैं, अन्य, अन्य करके यहाँ हम लिखते हैं 2, एक लिखते हैं आपका संकर शब्द, संकर शब्द। और संकर शब्द के बाद एक हम लिखते हैं आपका अनुकरणात्मक शब्द, अनुकरणात्मक शब्द। चलिए समझते हैं बच्चों इनको भी कि ये होगा क्या। तत्सम शब्द क्या होगा, तत्सम शब्द वो शब्द होंगे जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों उठाए गए और हिंदी भाषा में रख दिए, वो तत्सम शब्द कहलाए। और तद्भव शब्द वो होगा जो संस्कृत भाषा से पाली प्राकृत अपभ्रंश के द्वारा हिंदी में आए, यानी हजारों वर्षों की यात्रा करने के बाद वो आने वाली अगली भाषा में, फिर उससे अगली भाषा में, फिर अगली भाषा में बदलता हुआ रूप जब हिंदी में आया, वो कहलाया तद्भव शब्द। उसके बाद देशज शब्द जो भारत के शब्द हैं, जो अपने देश में शब्द बने। उसके बाद विदेशज शब्द जो हमने बाहरी भाषाओं से, विदेशों की भाषाओं से ग्रहण किए, वो कहलाएंगे आपके विदेशज शब्द। तो ये 4 आपको क्लियर हुए होंगे। फिर बात करें अन्य करने के बाद हमने 2 चीजें लिखी है, संकर शब्द और अनुकरणात्मक शब्द। ये संकर शब्द क्या है बच्चों, संकर शब्द का अर्थ होगा, आप संकर किस्में कई बार देखते होंगे, जैसे गन्ने की आपने कोई संकर किस्म देखी हो। बात करें प्रचलन में किस्म है आपकी CO0238, तो ये गन्ने की एक संकर किस्म है। तो बच्चों यदि हम बात करें ना, संकर शब्द का अर्थ होगा 2 अलग अलग, संकर का अर्थ होता है 2 अलग अलग प्रजातियों से मिलकर एक नई प्रजाति, 2 अलग अलग प्रजातियों से मिलकर बनी एक नई प्रजाति। तो संकर शब्द का अर्थ होगा कि 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर एक नया शब्द क्या कहलाएगा, आपका संकर शब्द कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि बात करें बच्चों, एक शब्द होगा आपका रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। दरअसल ये रेलगाड़ी शब्द आपका 2 शब्दों से मिलकर बच्चों बना है। एक शब्द यहाँ होगा आपका रेल और एक शब्द होगा गाड़ी।
और रेल शब्द ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और गाड़ी शब्द आपका हिंदी भाषा का शब्द है, ये इंग्लिश का शब्द है और ये आपका हिंदी भाषा का शब्द है। तो जब दो शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बन जाए, उसी शब्द को क्या बोलेंगे हम, संकर शब्द बोलेंगे। उदाहरण के तौर पर आप बच्चों देख सकते हो डबल रोटी, डबल में डबल शब्द अंग्रेजी का है और रोटी शब्द हिंदी का है, तो डबल रोटी भी एक कैसा है, संकर शब्द है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुकरणात्मक शब्द क्या होगा। अनुकरणात्मक शब्द में ये जो अनु शब्द है, इस अनु शब्द का अर्थ होता है बार बार। इस अनु शब्द का अर्थ होगा बार बार, यानी वो ध्वनियां, वो अर्थहीन ध्वनियां, अर्थहीन का अर्थ होगा जिनका अर्थ ना हो, वो अर्थहीन ध्वनियां जो बार बार रिपीट हो कहलाती हैं आपकी अनुकरणात्मक ध्वनियां। जैसे यहां से एक आवाज बच्चों आएगी, ये 2 बार आवाज आई टप टप, तो इस प्रकार की अनुकरणात्मक ध्वनियां होती हैं, बार बार रिपीट होती हैं परंतु अर्थहीन होती हैं। टन टन, ठन ठन, टिक टिक, तो ये ध्वनियां जो बच्चों होंगी आपकी अनुकरणात्मक ध्वनियां होंगी। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। हमने सार्थक शब्दों के वर्गीकरण की शुरुआत की। ये इसका वर्गीकरण 4 प्रकार से करेंगे, अर्थ के आधार पर, संरचना बनावट व्युत्पत्ति के आधार पर, इतिहास उद्गम स्त्रोत के आधार पर, रूप प्रयोग के आधार पर। 4 प्रकार से वर्गीकरण बच्चों किया जाएगा। फिर यदि बात करें अर्थ के आधार पर 4 होंगे, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची व विलोम शब्द। 2 अन्य कर लिखते हैं, शब्दयुग्म वाक्यांश के लिए 1 शब्द। फिर संरचना बनावट व्युत्पत्ति के आधार पर 3, रूढ़, यौगिक व योग रूढ़। फिर बच्चों इतिहास उद्गम स्त्रोत के आधार पर 4, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और 2 संकर व अनुकरणात्मक शब्द। वही बात करें बच्चों लास्ट आपका चलते हैं रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर बच्चों ये आपके 2 प्रकार के होंगे। एक होगा आपका विकारी, मुझे उम्मीद है यहां तक का देख पा रहा होगा बच्चों, थोड़ा इधर लिख देता हूं। और एक होगा आपका अविकारी, विकारी व अविकारी। यदि विकारी की बात करें तो विकारी का शब्द का अर्थ क्या होगा, पहले विकारी शब्द का अर्थ समझते हैं। विकारी शब्द का मूल शब्द है विकार, विकार, और विकार का अर्थ होगा परिवर्तन। अर्थात ये वो शब्द होंगे जिनमें बच्चों परिवर्तन हो सकता है, वो कहलाएंगे विकारी, और अविकारी वो होंगे जिनमें परिवर्तन नहीं हो सकता, वो कहलाएंगे आपके अविकारी। यदि विकारी की हम बात करें तो यहां आपका होगा बच्चों एक संज्ञा, संज्ञा के बाद होगा सर्वनाम, सर्वनाम के बाद बच्चों क्रिया, और क्रिया के बाद आप याद रखोगे विशेषण। तो ये 4 तो होंगे बच्चों आपके अविकारी, सॉरी विकारी। अब बात करें यदि अविकारी की, मुझे उम्मीद है यहां से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यही मैं लिख देता हूं। तो बच्चों यहां होगा आपका पहला क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अविकारी का दूसरा नाम अव्यय भी होता है बच्चों, अव्यय भी इनको बोलते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। फिर होगा बच्चों आपका इसके बाद संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय नंबर 2 पर। संबंध बोधक के बाद बच्चों नेक्स्ट होगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और एक होगा बच्चों आपका लास्ट विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। वही एक हम बच्चों यहाँ पर क करके बच्चों लिखते हैं, जैसे पीछे भी हमने लिखा है, ये होगा आपका निपात। तो इतनी चीजें हम अब आपका शब्द वर्गीकरण के अंतर्गत आती हैं, और ये लगभग आपका बच्चों व्याकरण का एक बहुत मूल रूप है, ये कंप्लीट हमें करना है। बात करें कहां से हम शुरुआत करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो से जो अपनी शुरुआत होगी ना, वो शुरुआत होगी यौगिक शब्दों से। यौगिक शब्द में बच्चों हम आपका संधि, संधि शब्द यौगिक होंगे, तो संधि पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों उपसर्ग भी आपका यौगिक होगा, और उसके बाद आपका प्रत्यय। तो इन चीजों को बच्चों हम पढ़ेंगे, यहां से संधि से हम शुरुआत करने वाले हैं। उसके बाद यदि बात करें, ये आपका शब्दकोश का हिस्सा है। पहला जो वर्गीकरण है आपका अर्थ के आधार पर, ये शब्दकोश का हिस्सा है। दूसरा बात करें, ये पढ़ने के साथ साथ चीजें क्लियर हो जाएंगी, और ये भी आपका शब्दकोश का हिस्सा है। वही बात करें बच्चों, ये आपको नियमों के साथ चीजें पढ़नी होगी कि संज्ञा क्या होगा, कितने भेद होंगे, उसी प्रकार सर्वनाम, उसी प्रकार क्रिया, और उसी प्रकार बच्चों विशेषण। फिर वो आपका अविकारी। तो बच्चों ये जो विकारी है ना, विकारी इसने बोला गया कि विकार, विकार मतलब परिवर्तन होता है, और इनमें परिवर्तन किसके कारण होता है वो भी हम इनके साथ साथ ही पढ़ेंगे बच्चों। तो याद रखोगे इनमें जो परिवर्तन होता है उसके लिए आपकी 5 चीजें जिम्मेदार है। एक हम लिखते हैं लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष।
इन 5 के कारण विकार आता है। तो पहले तो हम यहाँ से संधि खत्म कर लेंगे, जब यहाँ की शुरुआत करेंगे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, उसके बाद लिंग वचन कारक काल पुरुष, और फिर हम आएंगे बच्चों अव्यय पर। मुझे उम्मीद है इतनी चीजें आप समझ पाए होंगे। एक बेसिक सी वीडियो है लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक संरचना बनती है और ये संरचना आपकी बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी क्या होगा बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो से शुरुआत करेंगे आपकी संधि टॉपिक की। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।